अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास उसी फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक का चैप्टर है, ठीक है। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इस स्लाइड से हटकर पहला मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ, उसके बाद फिर हम स्लाइड के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखिए, एक ड्रग्स है, क्या है? ड्रग्स है। आप उन्हें ओरली उसको लिया, ठीक है, वो जाके हमारे स्टमक में अब्जॉर्ब हो गया। जब अब्जॉर्ब हो गया स्टमक में, इंटेस्टाइन में, तो ये जाएगा फर्स्ट लीवर में। किधर? लीवर। और फिर लीवर से जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, मतलब पूरे बॉडी में, जहाँ पर उसका टारगेट साइट है। जो ड्रग्स आप ओरली लेते हैं तो वो जाएगा स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, फिर स्टमक और इंटेस्टाइन से उसकी अब्जॉर्प्शन होती है, फिर ये जाएगा लीवर में पोर्टल वेन के थ्रू। किस वेन के थ्रू? पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाएगा। फिर लीवर से दोबारा जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और जो उसका टारगेट है वहाँ पर जाएगा। तो फर्स्ट ये जाएगा लीवर में। तो लीवर में इसी ड्रग्स की कुछ पार्ट की मेटाबोलाइजेशन होती है, इनएक्टिवेशन होती है। क्या? मिसाल के तौर पर अगर एक ड्रग्स है और वो है 20 मिलीग्राम, क्या है? 20 मिलीग्राम। अब आपने ओरली इनटेक किया, ये जाएगा स्टमक पे, इंटेस्टाइन पे, वहाँ पर उसकी अब्जॉर्प्शन होगी, फिर लीवर पे जाएगा। पर लीवर में फॉर एग्जांपल 20 मिलीग्राम ड्रग्स था, तो 2 मिलीग्राम इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? इनएक्टिव। बाकी कितना रहा? 18 ग्राम 18 ग्राम। 20 मिलीग्राम में 2 मिलीग्राम की इनएक्टिवेशन हो गई, बाकी कितना हो गया? 18 ग्राम। तो फिर ये 18 ग्राम जाएगा अपना साइड पर एक्शन परफॉर्म करेगा। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि वो 2 मिलीग्राम ड्रग्स नहीं है जो लीवर में उसकी इनएक्टिवेशन हो गई, इसको कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्लियर हो गया? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो 20 mg में वो 2 mg पार्ट जो लीवर में उसकी इनएक्टिवेशन हो गई, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। अब सवाल ये है, टारगेट पे तो हमें 20 मिलीग्राम होनी चाहिए, अब करंटली तो वो कितना है? 18 ग्राम। 2 ग्राम तो वो इनएक्टिव हो गया, तो हम एक्स्ट्रा डोज लेंगे, 20 के बजाय हम 22 मिलीग्राम डोज लेंगे, तो फिर टारगेट पर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। बात समझ में आई ना? स्लाइड को रीड करते हैं। इस तरह नहीं होगा। First pass metabolism is the metabolism of a drug during its passage from the site of absorption to the systemic circulation. First pass metabolism क्या होती है कि आपके पास जो ड्रग्स होते हैं वो ड्रग्स क्या हो जाए? मेटाबोलाइज हो जाए। कब? जब उसकी अब्जॉर्प्शन ऑफ साइट से जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब्जॉर्प्शन ऑफ साइट था उसका स्टमक, कहाँ पर अब्जॉर्ब हो गई? स्टमक में। लेकिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन जाने से पहले उसने पहले लीवर को टच किया, तो लीवर में उसकी मेटाबोलाइजेशन हो गई, इसको कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट। अगेन देखें, अब्जॉर्प्शन हो गई ड्रग्स का स्टमक में और वो जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, लेकिन जब वो ड्रग्स स्टमक से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा तो पहला वो क्रॉस करेगा लीवर को, तो लीवर में कुछ हद तक उसकी मेटाबोलाइजेशन हो गई, और ये आपके पास क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ड्रग्स गिवन orally may be metabolized in the gut wall or in the liver before reaching the systemic circulation, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिफर फ्रॉम ड्रग टू ड्रग। ज़रूरी नहीं है कि उसके मेटाबोलाइजेशन लीवर के अंदर होगी। गट वाल का मतलब है इंटेस्टाइन के जो वाल्स होते हैं। गट वाल का मतलब इंटेस्टाइन के जो वाल्स होते हैं या स्टमक के जो वाल्स होते हैं उनको कहते हैं गट वाल, तो वहाँ पर भी उसकी मेटाबोलाइजेशन पॉसिबल है। समझ में आई ना बात? First pass metabolism may result in partial to total inactivation of the drug. When it is partially, it can be compensated by giving higher dose of particular drug. Example nitroglycerin or salbutamol. मैंने पहले बात की कि अगर 20 मिलीग्राम ड्रग्स आपने दिया और 2 मिलीग्राम ड्रग लीवर के अंदर मेटाबोलाइज हो गया तो 18 ग्राम बाकी हो गया, तो जो 2 मिलीग्राम कि इनएक्टिवेशन हो गई तो उसको आप कंपेंसेट करेंगे हायर डोज के साथ, मतलब उसका आप एक्स्ट्रा डोज देंगे। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? 100% क्लियर? यस सर। अच्छा, फिर अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वो क्या है? बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। स्टडी होना यही। सही है।
टॉपिक कंटिन्यू की जिस तरीके से भी अभी आई सही बाई अवेलेबिलिटी एंड बाई इक्विवेलेंस बाई अवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग that reach the systemic circulation follow administration of any route IV 100% by availability इधर कंसंट्रेशन रखे ठीक है बाई अवेलेबिलिटी देखिए बाई अवेलेबिलिटी का क्या मतलब ड्रग्स का वो मिकदार ड्रग्स का फ्रैक्शन ऑफ ड्रग का मतलब ड्रग्स का वो मिकदार जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर इंटर हो गया किस सर्कुलेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड के अंदर इंटर हो गया मिसाल के तौर पर आपके पास एक ड्रग्स है एम्प्यूल है क्या है या वायल है उसके अंदर 5 ml ड्रग है डेक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन है एम्प्यूल की शक्ल में आता है उसके अंदर 5 ml है लेकिन आपने इंजेक्शन के अंदर 3 ml इंजेक्ट कर दिया ठीक है और फिर आपने पेशेंट की वेन में पुश कर दिया 2 ml वायल के अंदर 5 ml है सिरिंज के अंदर आपने 3 ml लिया पेशेंट को आपने 2 ml दिया तो बाई अवेलेबिलिटी इस 2 ml का होगी बाई अवेलेबिलिटी किसका होगी जितना हमने ब्लड के अंदर एडमिनिस्टर किया बाई अवेलेबिलिटी उसकी होगी सिरिंज या एम्प्यूल के अंदर जो ड्रग्स पड़ा हुआ है उसका नहीं जो ब्लड वेसल्स में ब्लड के अंदर इंटर हो गया बाई अवेलेबिलिटी उसका होगी और याद रखिए बाई अवेलेबिलिटी आईवी का 100% होती है अब मिसाल के तौर पर 3 ml आपने मसल्स के अंदर इंटर किया अब ज़रूरी नहीं कि 3 ml मसल से जाकर ब्लड में इंटर हो सकता है कि 2 ml जाए तो फिर उसकी बाई अवेलेबिलिटी कम होगी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ बाई अवेलेबिलिटी अगर कभी हम सीक्वेंस आया सीक्वेंस है कि सबसे ज़्यादा बाई अवेलेबिलिटी आईवी का होगी फिर आईएम का होगी और फिर ओरल का बाई अवेलेबिलिटी क्या होता है कम होता है क्वेश्चन है क्यों सबक्यूटेनियस का भी ज़्यादा होते हैं लेकिन जो हमारे पास ओरल है उसका बाई अवेलेबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि वो फर्स्ट जाएगा लीवर में और लीवर में उसकी मेटाबोलाइजेशन होती है क्लियर है यस सर एनी डाउट नो सर बाई इक्विवेलेंस क्या है इट इज़ द स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ बाई अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फार्मूलेशन ऑफ द सेम ड्रग ठीक है अब इसका मतलब क्या है ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें उसने क्लियर किया है मैं आपको डेफिनेशन से पहले आपको जस्ट समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट बाई इक्विवेलेंस क्या है आपके पास एक ड्रग्स है क्या है जिनका जेनेरिक फार्मूला सेम है मिसाल के तौर पर पैरासीटामोल है क्या है पैरासीटामोल एक कंपनी ने बना दी फॉर एग्जांपल गेट कंपनी है गेट क्या है कंपनी है ड्रग्स की कंपनी है जो ड्रग्स की फॉर्मेशन करते हैं उसने पैरासीटामोल गेट के नाम से बना दिया फॉर एग्जांपल एक और कंपनी है जेंटेक कंपनी क्या कंपनी है जेंटेक कंपनी ने भी पैरासीटामोल बना दिया ठीक है जेंटेक के नाम से देखिए एक गेट कंपनी है एक जेंटेक कंपनी है गेट कंपनी ने भी पैरासीटामोल बना दिया जेंटेक कंपनी ने भी पैरासीटामोल बना दिया दोनों कंपनी की पैरासीटामोल आपने ले लिया डोज भी सेम फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल 500 mg है दूसरे कंपनी का भी 500 mg है आपने सेम रूट से दिया फॉर एग्जांपल आईवी दिया क्या दिया आईवी अब ये दो ड्रग्स जिनका अमाउंट भी सेम है जिनका रूट भी सेम है अगर इन दो ड्रग्स का बायो अवेलेबिलिटी और एफिकेसी सेम होगा तो ये दो ड्रग्स बायो इक्विवेलेंट होगी अगेन बता रहा हूँ बायो इक्विवेलेंस का क्या मतलब वो दो ड्रग्स जिनका जेनेरिक सेम हो जिनका डोज सेम हो जिनका रूट सेम हो लेकिन सिर्फ कंपनी फार्मूलेशन डिफरेंट हो अगर उन दो ड्रग्स का बायो अवेलेबिलिटी और एफिकेसी सेम हो तो ये दो ड्रग्स बायो इक्विवेलेंस होगी अब डिफिनीशन की तरफ आते हैं टू ड्रग्स आर सेड टू बी बाई इक्विवेलेंट दो ड्रग्स बाई इक्विवेलेंट तब हो सकता है इफ़ दे हैव द सेम बाई अवेलेबिलिटी अगर उसका बाई अवेलेबिलिटी सेम हो एफिकेसी सेम हो दैट दे आर एडमिनिस्टर इन द सेम मोलर डोज अगर उसका डोज भी सेम हो रूट भी सेम हो अगेन बता दो बाई इक्विवेलेंस में डोज सेम होगा ठीक है रूट सेम होगा ठीक है जेनेरिक कंपोजिशन उसका सेम होगा सिर्फ कंपनी की फार्मूलेशन डिफरेंट होगी अगर इन दो ड्रग का अवेलेबिलिटी बाई अवेलेबिलिटी और एफिकेसी सेम हो तो इसको हम कहते हैं बायो इक्विवेलेंस इम्पॉर्टेंट क्या है इन दोनों का मैं जस्ट खुलासा बताता हूँ इनका फ़ायदा ये है फॉर एग्जांपल एक गेट कंपनी था दूसरा जेंटेक कंपनी था अब गेट कंपनी पैरासीटामोल देते हैं 500 रुपये पे
और जेंटेक कंपनी देते हैं 200 रुपये पे। अब इन दोनों ड्रग्स की प्राइस में डिफरेंट है, एक 500 रुपये पर है, दूसरा 200 रुपये पर है। तो आप कौन सा ड्रग लेंगे अगर ये बायो इक्विवेलेंस हो? जेंटेक वाला जिसका 200 रुपये, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी सेम, एफिकेसी भी सेम, लेकिन जिसका प्राइस कम है तो वो ले, ठीक है। तो अगर देखिए जेनेरिक सब्सटीट्यूशन ज़रूरी है कि ये दोनों ड्रग्स सेम नेचर के होंगे, उसका जेनेरिक सेम होगा, लेकिन जेनेरिक प्रोडक्ट आर यूजुअली चीपर देन ब्रांड प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये कि जिनका कीमत कम है तो वो आप लें, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी और एफिकेसी तो सेम है। नेक्स्ट जाए, स्टडी होना यह है। अच्छा, अब अगर इस ड्रग्स को देखें, एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर सीरम कंसंट्रेशन, ठीक है। दो ड्रग्स है, ये ब्लू कलर, दूसरा रेड कलर। अगर आप देखिए अक्सर पॉइंट पे ये सेम जाते हैं, अक्सर पॉइंट पे सेम। इसका मतलब ये है कि दोनों फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल ही है, लेकिन कंपनी डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट तो है, लेकिन इसका मेजॉरिटी केसेस में अक्सर पॉइंट पे इनका इफेक्ट सेम आया है। तो ये दोनों ड्रग्स क्या है, बायो इक्विवेलेंट है। अब अगर मिसाल के तौर पर ये पॉइंट ऊपर नीचे होता तो इसका मतलब कि इसका बायो अवेलेबिलिटी और एफिकेसी सेम नहीं है, तो फिर ये बायो इक्विवेलेंट हम कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन ये दो ड्रग्स जो है ना, ये क्या है, बायो इक्विवेलेंट है। मखीजी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट। अच्छा, फैक्टर इफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, वो कौन से फैक्टर है जो बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग्स, मतलब सॉल्युबिलिटी। जाहिर सी बात है, अगर एक ड्रग का नेचर लिपिड होगा तो वो अच्छी तरह सॉल्युबल होगा, जब वो अच्छी तरह सॉल्युबल होगा तो उसका बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एक ड्रग्स का नेचर लिपिड नहीं है तो उनका सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होगा, जब सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होगा तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम होगी। ड्रग्स फार्मूलेशन अगर अच्छा क्वालिटेटिव ड्रग्स है तो उसकी अब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी, अगर ड्रग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसका अब्जॉर्प्शन भी अच्छी नहीं होगी। देखिए अक्सर हम कहते हैं कि अक्सर जब आप मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं और वो आपको ड्रग्स देती मेडिसिन देती, तो आप वो कहते हैं फार्मूला सेम है लेकिन फलाना कंपनी का, आप कहते नहीं फार्मूला तो सेम है लेकिन मुझे फलाना कंपनी का दी, वो अच्छा है। वो क्यों? क्योंकि उसका फार्मूलेशन क्वालिटी अच्छा होती है, ठीक है। बाकी जेनेरिक तो सेम है, और जिसका फार्मूलेशन अच्छा हो उसका अब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगी। गेस्ट्रिक एम्पेटाइन टाइम भी, गेस्ट्रिक एम्पेटाइन टाइम का मतलब ये है कि जिस तरह हमने पहले एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल अगर एक फूड स्टमक के अंदर आए तो 1 घंटे के बाद ये इंटेस्टाइन में आ जाएगा, और एक ड्रग्स की अब्जॉर्प्शन होना है स्टमक के अंदर, तो हमने इसका टाइम ऐसा बनाना है ताकि 1 घंटे से कम हो, ये स्टमक के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाए। पहले ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिफाइन की चुका है। जीआईटी ट्रैक के अंदर अगर कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो उसकी अब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी, जब अब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी तो बायो अवेलेबिलिटी इफेक्ट होगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की हमने बात की, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर ड्रग्स की कुछ कंसंट्रेशन इनएक्टिव हो जाता है। जब ड्रग की कुछ कंसंट्रेशन इनएक्टिव हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। सरफेस एरिया अगर कम है, तो अगर सरफेस एरिया कम है तो वहाँ पर उसकी अब्जॉर्प्शन भी कम होगी, तो अब्जॉर्प्शन कम है तो बायो अवेलेबिलिटी ऑलरेडी कम हो गया। ड्रग्स इंटरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। वो किस तरह, मिसाल के तौर पर इसको मैं बता रहा हूँ, स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ गई, स्टमक के अंदर तो हम उसके खिलाफ एंटी एसिड देते, क्या एंटी एसिड, ताकि स्टमक के अंदर जो एसिड बढ़ चुका है उसको हम कंट्रोल कर दें। आपने एंटी एसिड दिया म्यूकाइन ड्रग्स, कौन से ड्रग्स, म्यूकाइन, या ट्राइसील ड्रग्स आपने दिया, या गेविस्कान दिया, उसने तो उस एसिडिटी को कंट्रोल कर दिया, उसने उस एसिडिटी को कंट्रोल कर दिया। लेकिन आप उसके अगेंस्ट क्लेरिथ्रोमाइसिन भी देते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन, तो फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन की अब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक एंटी एसिड दिया है। तो आप फॉर एग्जांपल क्लेरिथ्रोमाइसिन की बाई अवेलेबिलिटी चेक करते हैं तो क्लेरिथ्रोमाइसिन की बाई अवेलेबिलिटी ऑलरेडी कम होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ और एंटी एसिड दिया है। बात समझ में आई ना? फॉर एग्जांपल स्टमक की एसिडिटी बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है, आप उससे एंटी एसिड देते हैं। फॉर एग्जांपल एंटी एसिड, क्लेरिथ्रोमाइसिन भी एंटी एसिड है, लेकिन आपने म्यूकाइन ड्रग दिया, ट्राइसील दिया, गेविस्कान दिया, तो ये उसकी एसिडिटी को कम करेगा। और आपने फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन दिया, क्लेरिथ्रोमाइसिन भी एसिडिटी को कम कर दे, लेकिन इससे पहले चूँकि ऑलरेडी आपने कुछ एंटी एसिड दिया है तो क्लेरिथ्रोमाइसिन की बाई अवेलेबिलिटी कम होगी, क्योंकि इससे पहले आपने ऑलरेडी कुछ एंटी एसिड दिया है। बात समझ में आई? यस सर। ये तो थर्ड नंबर पॉइंट गेस्ट्रिक है।
गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम मैंने कहा कि हमने ऑलरेडी डिफाइन भी किया है। फॉर एग्जांपल एक ड्रग्स है जो हम फूड के साथ देते हैं आफ्टर मील, खाने के बाद। अब देखिए 1 घंटा तक ये फूड हमारे पास स्टमक में होती है, तो 1 घंटे के बाद ये इंटेस्टाइन में फ्लो करेगा, और आपने एक ड्रग्स दिया वो स्टमक के अंदर हम चाहते हैं कि अब्ज़ॉर्ब हो जाए, और उसका डिसोल्यूशन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा है, तो ये स्टमक में तो अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, ये तो जाएगा इंटेस्टाइन में फूड के साथ। लेकिन एक्चुअली इस ड्रग की अब्ज़ॉर्प्शन तो स्टमक में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये फिर उसका हम डिसोल्यूशन टाइम कम करेंगे, ठीक है। ड्रग्स फूड इंटरेक्शन का क्या मतलब, ड्रग्स जिस तरह हमने पहले बात की कि अगर कुछ ड्रग्स ऐसे हैं कि अगर हम फूड के वक्त दें या खाने के बाद दें तो कम्प्लेक्स बन जाते हैं, और उस कम्प्लेक्स के रिजल्ट में तो फिर उसका प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक है। इस वीडियो को स्टॉप करें, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग वीडियो